Hi guys, welcome to our YouTube channel Glory English Online Classes। आज हम इस वीडियो में RBSC 10th क्लास की पोइम है द लोटस रिटन बाय तोरू दत्त देखने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर द लोटस बहुत ही शानदार पोइम है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखते हैं द लोटस पोइम का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात ये आती है कि द लोटस जो पोइम है वो पोइम बाय तरु दत्त के द्वारा लिखी गई है। अब कुछ लोग इसे तरु दत्त पढ़ते हैं, कई जगहों पर इसको तोरू दत्त भी लिखा गया है। तो यहाँ इंग्लिश में TORUDUTT है। आप इसे तरु दत्त भी पढ़ सकते हैं, आप इसे तोरू दत्त भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि तोरू दत्त का जन्म कब हुआ। तो शी वाज बोर्न ऑन 4 मार्च 1856। 4 मार्च 1856 को तोरू दत्त का जन्म हुआ। एंड शी पास्ड अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑन 30 अगस्त 1877। और 30 अगस्त 1877 को वो दुनिया छोड़ करके चली गई, अर्थात उनका देहांत हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तोरू दत्त का जन्म 1856 में हुआ और 1877 में उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम समय में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ यदि अपन इस डेट को कैलकुलेट करें तो लगभग 21 ईयर्स निकल कर सामने आते हैं। लगभग 21 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया से चली गई। यहाँ 21 से 2-4 महीने ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी एवरेज 21 साल वो इस दुनिया में रही। इतने कम समय में भी, इतनी शॉर्ट लिव्ड उनकी लाइफ होने के बावजूद भी वो इस दुनिया में अपना नाम अमर कर गई। तो देखते हैं उस ग्रेट पोइट तोरू दत्त के बारे में कुछ बातें। तो यहाँ फर्स्ट हमने लिखा है तोरू दत्त इज़ अ फेमस पोइट ऑफ इंडिया। तोरू दत्त भारत की एक फेमस पोइट थी, भारत की वो एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि तोरू दत्त हमारे देश इंडिया की ही एक पोइट थी। हर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन राइटिंग में यानी भारतीय लेखन कार्य वो भी इन इंग्लिश में। तो भारतीय लेखन जो अंग्रेजी में हुआ, उनमें उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनका जो योगदान था, इज़ मेमोरेबल। वो ऐसा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वो मेमोरेबल है, वो हमेशा लोग जो है उसे याद रखेंगे। हर फादर वॉज अ रिच मैन ऑफ कलकत्ता। तो पुराना नाम कलकत्ता है, आजकल इसे कोलकाता पढ़ते हैं। तो उनके पिताजी कलकत्ता के एक रिच मैन थे, धनवान आदमी थे। हर मदर हैड अ डीप नॉलेज। उनकी जो माँ थी, उनकी डीप नॉलेज थी, बहुत गहन ज्ञान उनके अंदर था ऑफ द हिंदू मिथ्स। हिंदू मिथ्स क्या होता है? हिंदू धर्म है और मिथ होती है पौराणिक कथाएं। तो हिंदुओं की जो पौराणिक कथाएं होती है, उन पौराणिक कथाओं का तोरू दत्त की माँ को बहुत गहरा ज्ञान था, बहुत डीप नॉलेज वो रखती थी। हर फैमिली, तोरू दत्त का जो परिवार है, वॉज इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इम्प्रेस था बाय द ग्लिटर होती है चमक, ऑफ वेस्ट का मीनिंग यहाँ पर है पश्चिमी देशों से, यूरोप से है। एंड हैड एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर बताया है कि तोरू दत्त का जो परिवार है वो पश्चिमी सभ्यता की चमक से, उसकी चकाचौंध से वो काफ़ी प्रभावित थे, इम्प्रेस थे, और इसीलिए हैड एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी, उन्होंने
क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को एम्ब्रेस्ड कर लिया था, यानी उसे स्वीकार कर लिया था। एम्ब्रेस का मतलब वैसे तो होता है गले लगाना, लेकिन यहाँ एम्ब्रेस का मतलब है स्वीकार कर लेना। बट तोरूदत्त, तो देखो परिवार जो है वो ईसाई धर्म अपना चुका था और पश्चिमी देशों की ग्लिटर से भी काफ़ी इम्प्रेस था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी तोरूदत्त जो थी हैड अ डीप अट्रैक्शन फॉर द इंडियन एपिक्स एंड मिथोलॉजी। इन सब के बावजूद भी तोरूदत्त का एक डीप अट्रैक्शन था, एक गहरा लगाव था फॉर द इंडियन एपिक्स, जो भारतीय जो ग्रंथ है, जो महाकाव्य है, उन महाकाव्यों के प्रति, भारतीय ग्रंथों के प्रति उनका एक गहरा अट्रैक्शन था, एक गहरा लगाव था। एंड मिथोलॉजी, और भारत की पौराणिक कथाओं के प्रति भी तोरूदत्त का एक गहन लगाव था। तो माता पिता, उनका परिवार ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुका था, लेकिन फिर भी तोरूदत्त का अट्रैक्शन, जो ध्यान था, जो लगाव था, वो इंडियन एपिक्स की तरफ था, और भारतीय जो मिथोलॉजी होती है, जो भारतीय पौराणिक कथाएं होती है, उनमें उनकी गहन रुचि थी। शी रेड आउट मैनी हिंदू एपिक्स, उन्होंने कई हिंदू ग्रंथ पढ़े हैं, लाइक द रामायण, जैसे रामायण, द महाभारत एंड विष्णु पुराण ETC, विष्णु पुराण आदि। तो ये सब ग्रंथ तोरूदत्त ने अपने उस छोटे से जीवन काल में पढ़े हैं, और उस छोटे से जीवन काल में उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर सी कविताएं लिखी है, और उन कविताओं में से ये कविता भी एक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, द लोटस। अबाउट द पोइट के बाद अब हम यहाँ पर अबाउट द पोइम देखेंगे। अब हम इस पोइम के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो देखते हैं। द लोटस इज़ अ स्मॉल पोइम कॉल्ड सोनेट। इट इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट। द लोटस जो पोइम है, ये एक बहुत ही स्मॉल पोइम है, बहुत ही छोटी कविता है, और ऐसी छोटी कविताओं को हम इंग्लिश में सोनेट कहते हैं। सोनेट का प्रोनंसिएशन नीचे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। इसको आप सोनेट पढ़ेंगे या आप इसे सोनेट भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ये सोनेट क्या है। तो सोनेट के बारे में आपको बता दूं कि 14 लाइन्स शॉर्ट पोइम विच हैज़ ए फिक्स्ड राइम स्कीम इज़ कॉल्ड सोनेट। एक 14 लाइन्स की जो शॉर्ट पोइम होती है, जिसकी एक फिक्स राइम स्कीम होती है, उसे हम सोनेट कहते हैं। सोनेट पर अपन डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी अपन द लोटस की बात कर रहे हैं। द लोटस जो पोइम है, ये एक छोटी कविता है, और इस तरह की कविताओं को अपन सोनेट कहते हैं। इट इज़ ए पेट्रार्कन सोनेट। ये पेट्रार्कन सोनेट है। अब ये पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है? तो जो सोनेट है ये 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के सोनेट होते हैं। एक होता है इटालियन सोनेट, और इस इटालियन सोनेट को ही हम पेट्रार्कन सोनेट भी कह सकते हैं। इसका क्या रीज़न है? 14th सेंचुरी में एक पेट्रार्क नाम का पोइट हुआ था। ये इसका प्रोनंसिएशन है पेट्रार्क। तो 14th सेंचुरी में पेट्रार्क नाम का एक पोइट हुआ था, जिसने सबसे पहले इस तरह के सोनेट लिखे। इसीलिए इस तरह के सोनेट को हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, और इन्हें इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। अब इनकी विशेषता क्या होती है, क्या फीचर्स हैं इनके? तो पेट्रार्कन सोनेट जो हैं, इनका तरीका जो होता है वो 8+6 होता है। यानी सोनेट तो है ही, इसलिए इसमें 14 लाइन्स होंगी,
लेकिन ये 14 लाइंस 8 + 6 में बटी हुई होगी। जो ये 8 शुरुआती पंक्तियाँ होती है, 8 पंक्तियों का जो पद होता है इसे इंग्लिश में ऑक्टेव कहा जाता है। 8 पंक्तियों का जो लगातार पद होता है वो ऑक्टेव पार्ट होता है, और 6 पंक्तियों का जो पद होता है उसे हम सेस्टेट कहते हैं। तो पेट्रार्कन सोनेट में एक ऑक्टेव पार्ट होता है, एक सेस्टेट पार्ट होता है, यानी शुरुआती 8 पंक्तियां लगातार चलती है और इसके बाद 6 पंक्तियां लगातार होती है। तो इस तरह से एक ऑक्टेव एक सेस्टेट दोनों मिलकर के 14 लाइंस को पूरा करते हैं, और इस तरह के जो सोनेट हैं वो पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट कहलाते हैं। अब सोनेट की एक फिक्स्ड राइम स्कीम होती है, तो इस तरह के जो सोनेट होते हैं उनकी क्या राइम स्कीम होंगी। तो यहाँ जो ऑक्टेव पार्ट है उस ऑक्टेव पार्ट की राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, ए बी बी ए। तो शुरुआती जो 8 पंक्तियाँ हैं उनकी राइम स्कीम यह है, और आगे की जो 6 पंक्तियाँ जो सेस्टेट पार्ट की है उनकी राइम स्कीम होगी सी डी ई, सी डी ई, या कभी कभी सी डी सी भी हो सकती है। तो इस तरह से ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। अब अपन सोनेट का दूसरा टाइप देखते हैं। सोनेट का दूसरा टाइप है इंग्लिश सोनेट। इस इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये सोनेट शेक्सपियर ने लिखे इसलिए इन्हें शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। इंग्लिश सोनेट की फीचर्स जो है वो अपन देख लेते हैं। इसमें इसका लिखने का जो तरीका है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें 8+6 था। इसमें क्या होता है, शुरुआत में 4 पंक्तियां लगातार चलती है, यानी 4 लाइंस का एक स्टेंजा होता है, फिर 4 लाइंस का एक स्टेंजा होता है, फिर 4 लाइन का एक स्टेंजा होता है, और लास्ट में 2 लाइंस का भी एक स्टेंजा होता है, यानी 4 + 4 + 4 + 2। इस तरह से ये 14 लाइंस कंप्लीट होती है। 4 पंक्तियों का जो पद होता है उसको इंग्लिश में क्वाट्रेन कहते हैं। तो यहाँ 3 क्वाट्रेन्स होते हैं और 1 कपलेट होता है। जो 2 पंक्तियों का जो पद होता है उसको इंग्लिश में कपलेट कहते हैं। तो इंग्लिश सोनेट की ये फीचर्स रहती है कि उसमें 3 क्वाट्रेन्स होते हैं और 1 कपलेट होता है, और इस तरह से वो 14 लाइंस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और इंग्लिश सोनेट की जो राइम स्कीम है वो भी देख लेते हैं। इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी, यानी शुरुआत का जो पहला पद होता है, जो पहला स्टेंजा होता है एक क्वाट्रेन, उसकी राइम स्कीम निकलेगी ए बी। फिर दूसरे स्टेंजा की सी डी, थर्ड स्टेंजा की ई एफ, और लास्ट में जो एक कपलेट है उसकी राइम स्कीम होती है जी। अब राइम स्कीम कैसे निकाली जाती है इस पर अपन कभी और चर्चा करेंगे कि एक पोइम की राइम स्कीम किस तरह से निकाली जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि आपकी जो द लोटस पोइम है वो एक सोनेट है, और सोनेट में भी ये किस तरह की सोनेट है, ये एक इटालियन सोनेट या एक पेट्रार्कन सोनेट है। अभी हम इस पोइम के बारे में, इस पोइम की एक ओवरव्यू समरी जो है वो अपन देखने वाले हैं। अब हम इस पोइम की समरी देखेंगे। तो इस पोइम की शुरुआत गॉड ऑफ लव, जो प्रेम का देवता है, यहाँ लव का यूज़ कुपिड के लिए हुआ है, प्रेम के देवता के लिए हुआ है। वो एक बार फ्लोरा के पास जाता है। फ्लोरा कौन है? गॉडेज ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन, फूलों की और वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास वह जाता है और वो कहता है कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो अनडिस्प्यूटेड हो, मतलब एक ऐसा फूल जिस पर कोई प्रश्न ना उठा सके, एक ऐसा फूल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर हो, ऐसा फूल मुझे चाहिए। तो फ्लोरा थोड़ा कंफ्यूज होती है और उसके बाद फ्लोरा उसे पहले रोज़ सजेस्ट करती है, फिर वाइट लिली को सजेस्ट करती है, लेकिन जो लव है
उसे रोज़ में भी वो क्वालिटी नज़र नहीं आती है, और उसे लिली, जो वाइट लिली होती है, जो सफ़ेद कुमुदिनी का फूल होता है, उसमें भी वह क्वालिटी उसमें नज़र नहीं आती है। तो अंत में फूलों के बीच वहाँ एक बड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि गुलाब का फूल और लिली का, कुमुदिनी का फूल बहुत लंबे समय से इस हाई ऑनर को, उस सर्वश्रेष्ठ फूल का जो सम्मान है उसे प्राप्त करने के लिए वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। तो अंत में जो फ्लोरा है वो लव को लोटस जो है वो सजेस्ट करती है। तो इस तरह की इसकी एक समरी है। हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, द लोटस हैज़ बीन अ फेवरेट फ्लावर विद इंडियन गॉड्स एंड गॉडेज। यह हमने जाना कि लोटस का जो फूल है वो जो इंडियन गॉड्स एंड गॉडेज हैं, जो भारतीय जो देवता और देवियां हैं, उनका हमेशा से ही एक फेवरेट फ्लावर रहा है, एक पसंदीदा फूल रहा है। यानी भारतीय देवता देवियों का ये पसंदीदा फूल रहा है। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेज लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। यहाँ बताया है कि भगवान विष्णु और गॉडेज लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, दोनों ही लव दिस फ्लावर, इस फ्लावर को बहुत पसंद करते हैं। द पोइट, यहाँ तोरुदत्त जो है वो डिस्क्राइब्स ए डिस्प्यूट अमंग फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। इस पोइम के थ्रू जो पोइट, जो तोरुदत्त है, वो डिस्क्राइब्स करती है, वर्णन करती है किसका? ए डिस्प्यूट, एक वर्ग संघर्ष, एक आपस में बहस का वो वर्णन कर रही है। किसके बीच हो रही है वो बहस? अमंग फ्लावर्स, फूलों के बीच जो आपसी बहस चल रही है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। इन द मैनर ऑफ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, एक सौंदर्य प्रतियोगिता के मैनर में, एक सौंदर्य प्रतियोगिता के तरीके के माध्यम से यहाँ उस बहस को तोरुदत्त ने डिस्क्राइब किया है। द रोज एंड लिली आर राइवल्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर। यहाँ दो फूलों के नाम आए हैं, एक है द रोज एंड लिली। एक गुलाब का फूल है और एक लिली, जो सफ़ेद कुमुदिनी का फूल होता है उसको यहाँ लिली कहा है। तो गुलाब का फूल और लिली जो हैं आर राइवल्स, राइवल्स होते हैं प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर, यानी बेस्ट फ्लावर, सबसे अच्छे फूल के स्टेटस को पाने के लिए, उसके सम्मान को पाने के लिए वो हमेशा से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। गुलाब का फूल और लिली, इन दोनों के बीच हमेशा से ये प्रतिस्पर्धा रही है। बट फ्लोरा द गॉडेज ऑफ फ्लावर्स, लेकिन फ्लोरा जो कि फूलों की देवी है, वो चूजेज द लोटस, वो लोटस का चुनाव करती है। वो ना रोज़ को चुनती है, ना वो लिली को चुनती है, बल्कि वो एक लोटस जो कमल का फूल होता है उसको चुनती है एज ए फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी। एक सर्वश्रेष्ठ जो सुप्रीम ब्यूटी होती है, एक सर्वश्रेष्ठ जो सुंदरता होती है, उस सुंदरता के प्रतीक फूल के रूप में वो लोटस को चुनती है। क्यों चुनती है वो लोटस को? बिकॉज, क्योंकि दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट, क्योंकि इस फूल में रिटेन है, रिटेन होता है टू होल्ड, अपने अंदर समाहित रखना। तो क्योंकि इस फूल में रिटेन्स इन इट, इसमें क्वालिटी है किसकी? द वाइटनेस ऑफ द लिली, जो सफ़ेद कुमुदिनी का फूल होता है उसकी जो सफ़ेदी होती है, उसकी जो वाइटनेस होती है, उसकी क्वालिटी लोटस में होती है। और साथ ही साथ एंड द रेडनेस ऑफ द रोज़, और गुलाब के फूल की जो रेडनेस, जो लालिमा होती है, वो भी कमल के फूल में होती है। तो आपने कमल का फूल देखा होगा, कमल के फूल में लाल और सफ़ेद दोनों कलर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है।
सो नीदर द लिली नोर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस। और इस तरह से ना तो लिली का फूल नोर द रोज और ना ही गुलाब का फूल कैन इक्वल बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो लिली और रोज़ दोनों ही फूल कभी भी बराबरी नहीं कर सकते हैं किसकी? द ब्यूटी ऑफ द लोटस। जो गुलाब के फूल की जो सुंदरता है, उस गुलाब के फूल की सुंदरता की वो कभी भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। अब सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक तौर पर पोइटेस तरुदत्त जो है वो इस पोइम के थ्रू क्या कहना चाहती है वो देखिए। सिंबॉलिकली द विक्ट्री ऑफ द लोटस, यहाँ रोज़ और लिली दोनों फूलों के ऊपर लोटस की जीत होती है। तो यहाँ विक्ट्री ऑफ लोटस, जो लोटस की जो विजय है, जो जीत है, इज़ द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। वो भारतीय संस्कृति की एक जीत है। किस पर? ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड। पाश्चात्य जो संसार है, पाश्चात्य जो देश है, उन पाश्चात्य देशों की संस्कृति पर ये एक भारतीय संस्कृति की जीत है। ऐसा क्यों बताया? सिंस, क्योंकि द लिली एंड द रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर, क्योंकि लिली और रोज़ ये दोनों ही फूल जो हैं वो वेस्टर्न फ्लावर माने जाते हैं, ये पाश्चात्य देशों के फूल माने जाते हैं। तो यहाँ सिंबॉलिकली ये बताया गया है कि लोटस ने इन दोनों फूलों पर जो विजय प्राप्त की है, वो जो सुप्रीम पोजीशन पर जो गया है, उसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो विजय रही है। हमारे देश की संस्कृति उस पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर हावी रही है। या लोटस की जीत नहीं, बल्कि हमारी इंडियन कल्चर की एक विक्ट्री है। तो इस तरह से सिंबॉलिकली तरुदत्त हमारे देश की संस्कृति को, जो वेस्टर्न कल्चर है, उससे ऊपर बताती है। तो गाइज़, ये हुआ द लोटस पोइम का इंट्रोडक्शन। आगे हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें इस पूरी पोइम की लाइन टू लाइन स्टेंजा वाइज हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।